हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का हमारी महा प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग जो सब्जेक्ट टारगेट करने वाले हैं दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब भैया आप ये हर बार बोलते हो, क्या ये आप प्रमोशन के लिए बोलते हो? देखो यार, सच बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रमोशन हर कोई करता है, बट उसके अलावा मैं आपसे क्यों कहता हूँ पता है? उसका एक मेजर रीजन है और वो ये है कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है ना कि मेरे सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो डोंट यू थिंक मुझे इस बात की कम्युनिकेशन आपसे मिलनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ सेशन सच में हेल्पफुल है, मुझे और ऐसे सेशंस बनाने चाहिए। तो उसके लिए जब तक आप मुझसे कहोगे नहीं कि भैया सारे सेशंस हमें हेल्पफुल लग रहे हैं, तब तक मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आगे इसी तरह से सेशंस बनाने हैं या और इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब कोई कमेंट करता है ना, मैं हर कमेंट पढ़ता हुआ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी वीडियो पे लिमिटेड कमेंट्स आते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। कोई इंप्रूवमेंट होता है तो मैं उसे तुरंत बताता हूँ कि भाई ठीक है, ये इंप्रूवमेंट मैं करने की कोशिश करता हूँ। लाइक करते हो तो समझ जाता हूँ कि भाई सेशन हेल्पफुल लगा है, और सब्सक्राइब करते हो तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी चैनल के साथ एक नया एस्पिरेंट जुड़ा है जिससे हमारा कंटेंट पसंद आया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं और उसके लिए इस तरीके से कंटेंट बनाऊं ताकि उसकी और हेल्प होती रहे प्रिपरेशंस में। तो दीज आर द 3 ways ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो आज बता दिया, ठीक है भाई। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, ये 4th। जब आप शेयर करते हो तो मुझे पता चलता है कि भाई वीडियो और ज़्यादा, इस वीडियो की और ज़्यादा डिमांड है, इसी तरीके की और वीडियोस मुझे बनानी चाहिए। तो इवन शेयरिंग इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेशन फॉर मी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, तो मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेके प्रभु जी का नाम, हमारी पहली केस स्टडी ऑन कॉस्ट शीट चैप्टर। पहले केस स्टडी पढ़ूंगा, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इंटरप्रीट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कैलकुलेटर्स साथ में लेके बैठिए ताकि आपको इस सेशन में मजा आए। चलो, भारत तेल लिमिटेड is a company which has been performing very well in the oil business since a long time। ठीक है, कंपनी है, ऑयल के बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। It generally operates in a price insensitive market, meaning that the customers are ready to pay any price. The only condition that they need is a proper quality. Hence the company takes full care of it, and so it appointed a cost auditor for the financial year 23-24 to evaluate and verify its cost figures। भैया इतना जल्दी क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं बोलूँ, ये पता है क्या है? सिर्फ ज्ञान की बात है। GYAAN, ज्ञान दिया है। इंस्टीट्यूट भी जब अपनी केस स्टडीज बनाता है ना, पहले इंस्टीट्यूट हमेशा इस तरीके से ज्ञान की बातें करता है, और फिर थोड़ी ऐसी ज्ञान की बात करने के बाद है ना, वो अपने मुद्दे की बात बनाता है। तो मैंने भी इसी तरह से अपना केस स्टडी डिजाइन किया है, ठीक है। चलो, अब मुद्दे की बात। As per the company's data, the company had an opening stock of raw material of 45,000 units. 37,000 units of raw material were purchased during the year, and 50% of the opening raw material was consumed during the year. Opening raw material दिया है, बोला इतना परचेज किया है, और जितना परचेज किया है उसका 50% हम क्या करेंगे, सॉरी, जितना ओपनिंग रॉ मटेरियल है उसका 50% क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब आती है यहां पर एक छोटी सी ट्विस्ट। ये ट्विस्ट है कहानी में। भैया क्या ट्विस्ट है? द ओपनिंग रॉ मटेरियल हैड अ प्राइस ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, whereas due to inflation the raw material purchased during the year was 6 per unit। अब आप बोलेंगे भैया क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो परचेस प्राइस ही लेंगे, ये ओपनिंग का हमसे क्या, हमें क्या मतलब है ओपनिंग रॉ मटेरियल की प्राइस है। बट अब आगे पढ़ो। द company follows a policy whereby the weighted average cost method is being used for the raw material inventory being consumed during the year। मतलब याद है, मटेरियल कॉस्टिंग में आप वो स्टॉक रजिस्टर बनाया करते थे जिसमें आपको 2 मेथड से टेस्ट किया जाता था, एक फीफो, एक वेटेड एवरेज मेथड। तो वहां से अब ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लाया है। भैया लेकिन हमें वेटेड एवरेज समझ में नहीं आता, मैं हूं ना, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन आने दो सिर्फ। फिर ड्यूरिंग द ईयर देयर वर 450 लेबर्स who worked 7 hours for a total of 360 days।
450 लेबर्स थे, हर लेबर एक दिन में 7 घंटा काम करता था और ऐसा 360 दिन चला। इन दीज 360 days देयर वर अ टोटल ऑफ 12 सैटरडेज विच वर हाफ डेज। बोलते इन 360 दिन में ना 12 दिन शनिवार थे जो सिर्फ हाफ डे थे। अब हाफ डे पर तो भैया पूरा काम पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या होगा? बोलते हैं वेयर द लेबर्स वर्क ओनली फॉर 3 hours। मतलब समझना, वो जो 12 शनिवार थे उसमें हर एक लेबर सिर्फ 3 घंटा काम करता है और उसके अलावा जितने भी दिन थे उस साल में पूरे 7 घंटे का काम होता है। तो मतलब यहाँ पर हमें ऐसे ही डायरेक्टली टाइम टेकन नहीं दिया गया है, हमें टाइम टेकन निकालना पड़ेगा। अ लेबर इज पेड अ बेसिक वेज ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट। अब क्यों टाइम टेकन निकालना पड़ेगा? क्योंकि भैया जो लेबर को हम बेसिक वेजेस देंगे वो तो एक्चुअल उसने कितना टाइम लिया उस पर देंगे। यस, एंड द बोनस अंडर द रोवन प्लान। अब देखो बोनस अंडर द रोवन प्लान में हमें 3 फिगर्स चाहिए, टाइम अलाउड, टाइम सेव, टाइम टेकन, तो वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Assume that a labor has saved 18 minutes for every hour he has worked। अब this is another twist। अब इसका क्या होगा भैया? ये ना आपको एक मेजर दिया गया है जिससे आप टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आने दो, पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। द कंपनी हैज परचेस्ड अ मशीन। अब देखो यहाँ पर तीसरी अच्छी एडजस्टमेंट, कंपनी ने क्या किया है, 4.5 लाख रुपए का मशीन खरीदा है 3 साल पहले, 3 years बैक, which is annually depreciated at the rate 20% per annum on its written down value। भैया ऐसे सीधा सीधा फिगर दे देते डेप्रिसिएशन पे, अब हमको ये भी निकालना पड़ेगा। क्यों? केस स्टडी ने इनडायरेक्ट हिंट्स दिए हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट भी ऐसे टेस्ट कर सकता है, इसलिए आपकी ऐसी तैयारी करवा रहा हूँ। The company also had the practice of maintaining a stock of WIP। During the beginning of the year, 33,005 units of work in process were held in the company's godown। The company had hired a factory supervisor who is entirely involved in the factory supervision। अब यहाँ पर ना मुझे आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना है विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट शीट, तो इसको भी मैं मार्क करके रख रहा हूँ। His remuneration had been decided at 31 rupees for every unit of raw material consumed during the year। 20,000 units of finished goods as its closing stock out of the units produced। मतलब जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे उसमें से बोलते 20,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स के हम एज क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करेंगे, तो बाकी किधर जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ WIP एज इट्स क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ध्यान से सुनना, WIP के लिए ना मुझे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है, बट फिनिश्ड गुड्स की मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, और वो वैल्यू ये वाली है 20,000 यूनिट्स। समझे? इस तरीके से डेटा इंटरप्रीट होता है। द फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। अब सीधी बात है, देखो सैलरी है ऑफिस एम्प्लॉइज की, डेप्रीसिएशन है एडमिन व्हीकल्स पर, जनरल मैनेजर सैलरी ये है, तो सीधी बात है कहने से ये तो मेरे जनरल एडमिन ओवरहेड्स हो गए क्योंकि ऑफिस रिलेटेड है, तो इसको मैं जनरल एडमिन ओवरहेड्स लिख देता हूं। ठीक है, तो ये सब करते करते हम हमारी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली फिगर तक पहुंचेंगे। ईच यूनिट वॉज सोल्ड एट द रेट 1500। मतलब देखो अभी सेल्स का डेटा दिया है, हर यूनिट 1500 रुपए में बिका था, एंड द कंपनी हैड डिसाइडेड दैट दीज आइटम शैल बी फुल एंड फाइनल टू बी प्रेजेंटेड टू द कॉस्ट ऑडिटर। मतलब ये जो सब डेटा कंपनी ने हमको दिया ना, बोलते हैं कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया था, बोला था ना यहाँ पर देखो अपॉइंटेड अ कॉस्ट ऑडिटर, और हम यही फिगर्स कॉस्ट ऑडिटर को दिखाएंगे। ठीक है, एंड देयर आर हेंस नो चेंजेस। अब आते हैं हम हमारे सवालों की ओर, तो कैलकुलेटर्स ले लो। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट शैल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ईयर। शैल बी 2 बार आ गया, तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट शीट में कैसे प्रेजेंट होता है? कहना इसे हम पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, प्लस हम परचेज को ऐड करते हैं इसमें जितना रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, लेस हम क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल लेस करेंगे, तो हमें RMC आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ। हाँ, केस स्टडी ने ना
मुझे देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल का क्वांटिटी दिया हुआ है दैट इज 45,000 यूनिट्स और प्राइस दिया हुआ है दैट इज 4 पर यूनिट। तो मेरे पास ओपनिंग का डेटा है, ठीक है। दूसरी चीज, इसने परचेज का भी क्वांटिटी दिया हुआ है और परचेज का भी प्राइस दिया हुआ है। यस, तो यहां पर परचेज का भी दिया हुआ है। फिर उसने मेरे को दिया हुआ है कि भैया कितना रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम्ड हुआ है। ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर इन 50% ऑफ द ओपनिंग रॉ मटेरियल वाज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका क्वांटिटी दिया हुआ है निकाल के इनडायरेक्टली। बट भैया इसका प्राइस वही तो हमें वेटेड एवरेज पे निकालना है, तो इसका डेटा हमें रेलेवेंट दिया है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और यही चीज हमको एमसीक्यू में पूछी हुई है। तो कहना से अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को हम ओपनिंग और परचेज से लेस कर देंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां पर आ जाएगा। यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां पर आ जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट है। तो आओ हमारे सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहली चीज, हाँ, तो आ जाते हैं केस स्टडी पर। पहली चीज, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 45,000 यूनिट्स और उसका परचेज प्राइस इधर लिखा हुआ है 4 रुपीज पर यूनिट। मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल कितने पर, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,80,000 रुपीज इज माई ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो देखो 4 इंटू 45,000 180। परचेज मैंने कितना किया हुआ है 37,000 यूनिट्स और परचेज का जो प्राइस है वो 6 रुपीज पर यूनिट है। तो ये परचेज प्राइस पर ऐड होगा। तो 37,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 2,22,000। 6 इंटू 37 222। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरी बात क्या करना, ध्यान से सुनना। इसने पता है क्या बोला है, 50% ऑफ द ओपनिंग रॉ मटेरियल वॉज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग का 50% जो फिगर आएगा वो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% दैट इज 22,500 यूनिट्स वर कंज्यूम्ड। यस, अब भैया अगर हमें वेटेड एवरेज का अजम्पशन लेने ना बोला होता, देखो एक और कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं, अगर यहां पर मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ना बोला होता ना तो मैं फीफो ही अज्यूम करता। पता है क्यों? क्योंकि उसने मेरे को क्या बोला कि जितना ओपनिंग है उसका आधा यूज हुआ है। मतलब पहले से तो मेरे पास ओपनिंग ही था, मतलब जो पहले आया था वो पहले यूज कर रहा हूं। तो अगर ये ना दिया होता ना तो मैं फीफो अज्यूम कर सकता था, बट मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड दिया है तो मुझे वैसे निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेटेड एवरेज कभी भी कैसे निकालते हैं, ये कंज्यूम्ड के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, समझो। अब ना ये एक एग्जाम्पल लूंगा ना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये एग्जाम्पल खास कर हमारे लड़कों के लिए है। लकड़ो लिख रहा हूं मैं भाई, लड़के, अरे लड़कों के लिए एग्जाम्पल, मतलब ऐसा वैसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। डर्टी माइंड्स, नॉर्मल वाला एग्जाम्पल है, समझो इस चीज को। अब समझना, एक लड़का था जिसका नाम था राज, समझो राज हैज 3 गर्लफ्रेंड्स। हाउ मेनी? 3 गर्लफ्रेंड्स। अब ना राज बोलता है कि मैं ना इस तीनों गर्लफ्रेंड्स को टॉप क्लास की मानता हूं, टॉप क्लास लड़की है और उसमें भी मैं उसको प्रायोरिटी देता हूं। तो राज बोलता है कि मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड है ना उसको मैं बोलता हूं कि शी इज 300% ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। दूसरी गर्लफ्रेंड शी इज 250% ब्यूटीफुल एंड तीसरी गर्लफ्रेंड इज माई 100% ब्यूटीफुल। मतलब कहने से ये इसने क्वांटिटी सेट कर दी, परसेंटेज ऑफ ब्यूटीफुलनेस। पहली गर्लफ्रेंड 300% ब्यूटीफुल, दूसरी गर्लफ्रेंड 250% ब्यूटीफुल, पहली गर्लफ्रेंड 100% ब्यूटीफुल। और पता है, सीधी बात है, जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके पास होगी वो उससे उतना ज्यादा खर्चा करवाएगी। तो पहली गर्लफ्रेंड जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, वो उससे 100 रुपए का खर्चा प्रतिदिन करवाती है, प्रतिदिन। जो 250% ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है ना, वो उसे 50 रुपीज का खर्चा करवाती है, और जो सिर्फ 100% ब्यूटीफुल है ना, वो उससे 25 रुपीज का खर्चा करवाती है। तो अब अगर मैं राज से पूछूं कि राज भाई आपकी एक दिन की एवरेज खर्ची कितनी होती है, एक दिन की एवरेज खर्ची नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूं ऑन एन एवरेज आपकी एक गर्लफ्रेंड कितना खर्चा करवाती है। तो अब आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, और दिस इज वेटेड एवरेज। तो यहां पर समझो मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरे पास इसका क्वांटिटी है
एक मेरे पास इसका प्राइस है, प्राइस, ठीक है, प्राइस है। अब ध्यान से सुनना, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी हमेशा हम इसको वेट्स मानते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को हमेशा वेट्स मानना। और वेट्स होगा ना, वो पता है ऊपर भी आएगा, न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो अब क्या होगा समझो, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अगर एक चीज दी हुई है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। बट मेरे पास तो 3 गर्लफ्रेंड्स का डेटा है, तो मैं तीनों को लूंगा अलग से। जीएफ देखो कैसे लेना है, गर्लफ्रेंड नंबर 1 का 300% क्वांटिटी वेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वो कितना खर्चा कराती है प्रतिदिन, 100 रुपए, प्लस गर्लफ्रेंड नंबर 2 का भी 250 इंटू 50 ऐसे, प्लस 100 इंटू 25 बीइंग गर्लफ्रेंड नंबर 3। और मैंने क्या बोला, वेट्स, क्वांटिटी को हमेशा वेट्स लेने का, और वो डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो 300 प्लस 250 प्लस 100। तो भैया एवरेज एक दिन में एक गर्लफ्रेंड रात से कितना खर्चा करवाती है, लिखो 300 इंटू 100 प्लस 250 इंटू 50 प्लस 100 इंटू 25, तो न्यूमरेटर आता है 45,000 और डिनोमिनेटर में 300 प्लस 250 प्लस 100 दैट इज 650। तो ऑन एन एवरेज राज की एक गर्लफ्रेंड राज की हर गर्लफ्रेंड ऑन एन एवरेज उसके दिन में वेटेड एवरेज टर्म्स में कितना खर्चा करवाती है, 69.23 रुपीज। ये इसका वेटेड एवरेज आ गया, समझ रहे हो, इस तरीके से वेटेड एवरेज निकलता है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी क्लियर। अब भैया हम इसे हमारे कंसेप्ट में कैसे लगाएं, ध्यान से सुनना, सुनते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। देखो यहां पर मेरे पास रॉ मटेरियल के यूनिट्स है, तो कहने से यूनिट्स मेरा क्वांटिटी है, और अमाउंट है, अमाउंट कहने से मेरा प्राइस हो जाएगा, अमाउंट मेरा प्राइस हो जाएगा, मतलब दिस इज माई पी इंटू क्यू, नॉट प्राइस बट दिस इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था, याद आया, किया था परसेंटेज ऑफ ब्यूटीफुलनेस इंटू रेट प्लस परसेंटेज ऑफ ब्यूटीफुलनेस इंटू रेट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेजेस ऑफ ब्यूटीफुलनेस। तो ये क्वांटिटी है ना मेरा, कहना है ये मेरा वेट्स बन जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्वांटिटी को हमेशा वेट्स रखने का। तो अब कैसे होगा, 45,000 रुपीज इंटू 4 ओपनिंग प्लस 37,000 रुपीज इंटू 6 प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब बेसिकली मैंने 180 और 222 ही निकाला है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय मेरे वेट्स, मेरी क्वांटिटी बन जाएगी 45,000 इंटू प्लस 37,000। भैया ये क्यों नहीं आएगा, अरे भाई कंज्यूम्ड ही तो निकालना है। तो अब समझो, तो जब आप ये करोगे ना तो आपका पर यूनिट का कितना आता है, 4 इंटू 45,000 6 इंटू 37,000 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 37 82, मतलब 4,02,000 डिवाइडेड बाय 82,000 दैट इज 4.9024, मतलब 4.9 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो 4.9 आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। अब ध्यान से सुनना, 4.9 तो मेरा क्या है, प्राइस है, ये मेरा इश्यू प्राइस है, और क्वांटिटी मैंने पहले ही निकाल ली थी बीइंग 50% ऑफ ओपनिंग, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके मेरे को अमाउंट मिल जाएगा ना। तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 22,500 दैट इज 1,10,250। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले में जाते हैं, मेरे पास ओपनिंग आ गया, मेरे पास परचेज आ गया, अगर उसमें से मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस कर दूं तो मेरे को क्लोजिंग आ जाएगा। तो ओपनिंग 180, परचेज 222, वेटेड एवरेज निकाला यहाँ पर 1,10,250, तो क्लोजिंग मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2,91,750 और यूनिट्स का 59,500। अब देखना, ताजुब की बात देखना, आप इसका आंसर तो ये प्लस ये माइनस ये करके लेकर आए, इसका आंसर भी ये प्लस ये माइनस ये कर लेकर आए। अब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे ना, डिवाइड, तो अभी आपको 4.9 ही आएगा। करके देखो, 2,91,750 डिवाइडेड बाय 59,500। तो अगर याद रखना, जो आपने कंज्यूम्ड का रेट निकाला वो और आपका ये क्लोजिंग, अगर ये दोनों रेट आपका सेम आता है ना, तो समझ जाने का आपने वेटेड एवरेज सही तरीके से की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2,91,750। तो आप में से जितनों को भी वेटेड एवरेज नहीं समझ आ रहा था, एकदम डेप्थ में जाके समझा दिए।
ओके तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंपनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ हमारे पास लेबर कॉस्ट में है क्या। हमारे पास ना लेबर कॉस्ट में बेसिक वेजेस है और कैन आई से कि हमारे पास रोवन प्लान के हिसाब से जो बोनस हमें देना है वो भी तो है। याद है ये पूरा आपको टाइम की बात यहां पर मैंने की थी, ये चीज की, ये पूरे टाइम की बात मैंने आपको यहां पर करी थी ना। तो हम लोगों को रोवन इंटेंसिव प्लान के हिसाब से बोनस भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपकी, ये टाइम का कैलकुलेशन। तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले फॉर्मेट आप समझ गए कि पहले बेसिक वेजेस निकलेंगे, फिर रोवन के हिसाब से बोनस निकलेगा और जो टोटल है वो आपका डीएलसी हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग ये टाइम का कंप्यूटेशन कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, समझो। मुझे एक बात बताओ, पूरे साल में कितना काम होता है? पूरे साल में अज्यूमिंग हर लेबर हर दिन काम करता है, हर दिन काम करता है, कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं, तो कितना काम होगा? सीधी बात है, 450 लेबर्स है जो हर दिन 7 घंटा काम करेंगे। साल के पूरे 360 दिन के लिए हम 360 डेज वाला ईयर अज्यूम कर रहे हैं, तो हर वर्कर दिन में 7 घंटा काम करता है। ऐसे 450 वर्कर्स काम करते हैं और 360 दिन काम करते हैं, मतलब 7 × 450 × 360। कहने से पूरे साल में अगर एक भी दिन, एक भी घंटा खाली ना जाए तो 11,34,000 आवर्स काम होता है। यस, तो 450 × 7 × 360 11,34,000। बट अब देखो ट्विस्ट क्या बोलते हैं, बोलता है इसमें 12 शनिवार थे जो आधे दिन थे, वेयर द लेबर्स वर्कड ओनली फॉर 3 आवर्स। मतलब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको सैटरडे का सीन बताता हूँ, सैटरडे का सीन बताओ, तो 7 घंटे में से 3 घंटे का काम होता है। यहां पर लिखता हूं 3 घंटे, 3 आवर्स का काम होता है, बट 7 में से 4 घंटे का काम तो नहीं होता है ना, नहीं होता ना। मतलब हर शनिवार में 7 में से सिर्फ 3 घंटे का काम होता है। क्यों? हाफ डे। तो कहने से 4 घंटे का काम नहीं होता है। तो ऐसे 12 शनिवार है, तो साल में टोटल कितना एक लेबर का काम जाएगा? तो हर लेबर 12 शनिवार तक अगर 4 घंटा काम नहीं करता, 48, और ऐसे 450 लेबर थे तो 21,600 घंटे ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ये अज्यूम किया था कि हर लेबर साल के 360 दिन 7 घंटे काम करते हैं, बराबर। बट अब तो ये एस्टिमेट, यही डायरेक्टली लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे जितने 12 शनिवार को हर लेबर का जो 4-4 घंटा पर शनिवार का काम नहीं हो रहा है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल टाइम टेकन आएगा हमारे पास, तभी एक्चुअल टाइम टेकन आएगा या टाइम वर्क आएगा ड्यूरिंग द ईयर। तो 1134 माइनस 21,600 करोगे तो आएगा 11,12,400। ये एक्चुअल टाइम टेकन है आपका, ATT, या मैं आपको टाइम टेकन बोल देता हूँ, समझा? ये टाइम टेकन का एडजस्टमेंट। अब इसी के अलावा ना समझो एक और चीज है इसमें, पता है क्या है? Assume that a labor has saved 18 minutes for every hour he has worked. अब ये तो टाइम टेकन हो गया आपका, बट हमें रोवन के लिए देखो, टाइम टेकन पे हम बेसिक वेजेस तो निकाल लेंगे, बट रोवन बोनस प्लान के लिए हमें टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड तीनों चाहिए। बिल्कुल भैया, तीनों का तीनों चाहिए हमें, बराबर है ना? तीनों का तीनों चाहिए, तभी हम इस तरीके से बोनस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब समझना बात ध्यान से। बोलते हैं एक लेबर ने हर घंटे में 18 मिनट बचा है, तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं। मुझे एक बात बताओ, एक घंटे में कितने एक्सक्यूज मी, मुझे एक बात बताओ, हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स। उसमें से एक लेबर ने कितने बचाए थे? 18 मिनट्स फॉर एवरी आवर ही हैज वर्क, मतलब हर 60 मिनट में से 18 मिनट उसने बचाए थे। मतलब कितना लिया है? मतलब कहना है से हर एक घंटे में उसने सिर्फ 42 मिनट्स काम किया है। अब परसेंटेज निकालो, तो देखो कितना टाइम सेव हुआ है, समझो कितना टाइम सेव हुआ है। कहना है से इट इज 18 मिनट्स
डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स इंटू 100, इतना मेरा टाइम सेव हुआ है। दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, मतलब कहना है इसे 30%। और बैलेंस 70% क्या है? टाइम टेकन। तो 30% मेरा टाइम सेव्ड है, 70% मेरा टाइम अलाउड है, सॉरी टाइम टेकन है, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा टाइम अलाउड आ जाएगा। टाइम टेकन के टर्म्स में करना है तो करके देख लो, 42/60 कर लो, आपको 70% आ जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना, पूरे साल में मुझे जितना समय दिया गया था ना, उसमें से एक्चुअल टाइम टेकन सिर्फ 70% है, और हम लोगों का एक्चुअल टाइम टेकन 11,12,400 आवर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब उस पर अगर मैं ये वाला परसेंटेज अप्लाई करूं तो मेरे को टाइम टेकन और टाइम अलाउड आ जाएगा, सॉरी टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड आ जाएगा ना। अरे हाँ भैया, आ जाएगा। समझ में आया? आई होप आया हो। तो समझो, देखो टाइम सेव्ड मैंने यहाँ से निकाला और टाइम अलाउड यहाँ से, तो टाइम टेकन मेरा कहने से सिर्फ और सिर्फ 70% है। तो अगर मैं इसको अपॉन 70% करूँ तो मेरे को टोटल टाइम अलाउड आ जाएगा। तो 11,12,400 डिवाइडेड बाई 70%, 15,89,142.85, मतलब 143, ये मेरा टाइम अलाउड आ गया। समझे? अब टाइम सेव्ड कैसे? अरे इसमें तो परसेंटेज भी निकालने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना समय अलॉट किया गया था माइनस कितना समय एक्चुअली लिया गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4,76,743 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज योर टाइम सेव्ड। तो अब मुझे बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, समझो इस चीज को, समझो इस चीज को। घंटों के हिसाब से मुझे बोनस करना है ना, घंटों के हिसाब से। तो ध्यान से सुनना, 11,12,400 आवर्स, ये क्या है भैया? दिस इज योर टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड कितना है? 4,76,743 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टोटल टाइम अलाउड कितना है? ये 15,89,143 इंटू ₹20 पर आवर। भैया अब इसको आप इंटू 450 नहीं करोगे क्या? क्योंकि ये तो एक ही लेबर का आएगा ना। नहीं नहीं, ये जो 11,12,400 घंटे है, ये कहना है इसे पूरे 450 लेबर्स के 360 दिनों का टाइम है। ये देखो ना, हमने पूरा 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही निकाला था ना ये चीज। 360 सॉरी 450 का ही है ना, 450 ये पूरे 450 लेबर्स का है। तो हम लोग इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, समझ रहे हो? तो ये टेक्निक है यहाँ पर। तो इंटू 20 पर आर करोगे तो देखो 11,12,400 मल्टीप्लाइड बाय 476,743 डिवाइडेड बाय 15,89,143 इंटू 20, 66,74,401.399 बराबर। तो 401 ही ले रहा हूं मैं। तो अब देखो मेरा टोटल लेबर कॉस्ट कितना हुआ, ध्यान से। टोटल लेबर कॉस्ट में एक तो मेरे बेसिक वेजेस आ जाएंगे यहाँ पर। बेसिक वेजेस तो एक्चुअल टाइम कितना मैंने लिया उस पर आएगा 20 पर आवर। तो 11,12,400 आवर्स पूरे 450 लेबर के एक्चुअल टाइम टेकन है पूरे साल के, इंटू 20 पर आवर। तो इसको करेंगे तो 2,22,48,000 ये मेरा बेसिक वेज आ गया। और रोवन के हिसाब से अपना बोनस कितना आ गया? 66,74,401। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा टोटल लेबर कॉस्ट आता है 2,89,22,401। एक बार ये भी कर लेते हैं, 222,48,000 प्लस 66,74,401, यस 289,22,401, ये मेरा टोटल लेबर कॉस्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा 289,22,401, ऑप्शन बी। आई होप समझा हो। तो देखो दो क्वेश्चंस में मैंने आपको दो टेक्निकल चीजें सिखाई। एक वेटेड एवरेज से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, और दूसरे वाले में ये बोनस के लिए टाइम का जो कंफ्यूजन है उसको कैसे डील आउट करते हैं। अब तीसरा एमसीक्यू, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंपनी। अब ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है यार। देखो हमारे पास हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करूंगा तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर मैं करूं तो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, और इसमें मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एडजस्ट करूं तो मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। बराबर, यही आपका फॉर्मेट रहता है कॉस्ट शीट के हिसाब से। अब कहना ही से कि रॉ मटेरियल की वैल्यू तो मेरे पास MCQ नंबर 1 से ही आ गई थी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये देखो ना, हमने क्लोजिंग निकालते वक्त रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल दिया था 1,10,250, तो ये वैल्यू तो अपने पास रेडीली अवेलेबल है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने यहीं पे निकाला 2,89,22,401,
तो ये वैल्यू हमारे पास MCQ 2 से अवेलेबल है। अब अगर हम ये चीज़ें कर दे तो हमारा इस पे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट तो आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से MCQs भी एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको बस क्या करना है, आपको ध्यान रखना है केस स्टडी करते वक्त, तो आपको सारी चीज़ें समझेगी। ठीक है, आ जाओ। तो ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम है, सीधा सीधा इधर लिख देता हूँ। भैया आपने बहुत तगड़े सवाल बनाए, बहुत तगड़े सवाल बनाए। एक्चुअली सच बताओ ना, ये ऐसे ही नहीं बनता, मुझे काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, आपकी स्टडी मैट को पढ़ना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कि यार उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसमें मैं खेला खेल सकता हूँ, और उस हिसाब से फिर मैं सवाल बनाता हूँ। तो क्या मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको भी सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरा यहाँ पर हो गया। तो यारो इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरा ये आ गया फ्रॉम MCQ 1। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरा यहाँ पर आ गया 289 22,401। और एक चीज समझना, ये भी कहने से 22,500 यूनिट्स के लिए लगेगा, क्योंकि यही मेरे कंज्यूम्ड यूनिट्स है। यस, तो ये करोगे डिवाइडेड बाय 22,500, तो आपका पर यूनिट लेबर कॉस्ट आएगा 1285.44 पर यूनिट। ठीक है, फिर आगे मुझे क्या बोला गया है, हाँ देखते हैं। फिर मेरे को बोले कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम 22,500 यूनिट्स ही है, तो 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 1,12,500। ठीक है, तो कहने से अगर इन तीनों को मिला दो तो मेरा प्राइम कॉस्ट तो इधर तक ही बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स में ना मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरा डिप्रिसिएशन, और इस पर सुनना, द कंपनी हैड हायर्ड अ फैक्ट्री सुपरवाइजर who was entirely involved in the factory supervision। अब मुझे ना इस पर आपको एक पॉइंट सिखाना है, ध्यान से सुनना। एक होता है आपका फैक्ट्री सुपरविजन, और एक होता है आपका फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्टीट्यूट है ना शब्दों पर खेलता है, तो ये चीज आज से ध्यान रखना। फैक्ट्री सुपरविजन वर्ड आया ना, तो इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे, और अगर इंस्टीट्यूट ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क या फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन में डाला, तो इसको पता है आप नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करोगे। बिकॉज इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आया, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू फैक्ट्री है वो, आपको उसको NFC में ऐड करना पड़ेगा। और अगर हमने सुपरवाइजर बोला तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज करना। इंस्टीट्यूट का लॉजिक इसमें नहीं है कुछ भी, इंस्टीट्यूट शब्दों पे खेलते हैं। देखो ना, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और फैक्ट्री सुपरविजन, और इसमें तो मैंने केस स्टडी में लिख ही दिया है, इट वाज एंटायरली इन्वॉल्वड इन फैक्ट्री सुपरविजन, तो वो तो हमेशा हमेशा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मुझे आपको सिखाना था, तो प्लीज इस पे ध्यान रखना। तो अब समझना, मेरे पास एक डेप्रीसिएशन है मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और दूसरा एक फैक्ट्री ओवरहेड है मेरे पास, दैट इज माय सुपरविजन। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अब डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन देखते हैं। कंपनी हैज परचेज्ड अ मशीन फॉर 4,50,000 3 years back which is annually depreciated at the rate 20% per annum on its WDV। आज से ना 3 साल पहले मैंने 4.5 लाख का एक मशीन खरीदा था, जिस पर हर साल उसकी ओपनिंग WDV पे डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब कहने से आज से 3 साल पहले खरीदा होगा तो अब तक 3 साल का अब तक उस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होगा। यस, और अब इस साल उस पर 4th ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। बट भैया हमारे पास तो WDV है ही नहीं। समझो कैसे करते हैं इसको कैलकुलेटर पे, ध्यान से। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि WDV निकाला है ना कैल्सी का, तो इसका कॉस्ट लेने का और जितने साल का डेप्रिसिएशन है ना उतना माइनस कर दो ऐसे। तो कितना रेट है, 20% डेप्रिसिएशन है, तो ऐसे 3 साल तक करना है हमें 4th ईयर की ओपनिंग WDV के लिए। तो ऐसे लिखने का 4.5 लाख माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20%। सिर्फ इतना कैल्सी पे कर दो, आपका ओपनिंग WDV आ जाएगा 4.5 लाख माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20%, तो 2,30,400 मेरी चौथे साल की ओपनिंग WDV है। और इस पर 20% मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन जाएगा, तो इंटू 20 करोगे देन इट इज 46,080। देखते मैंने उतना ही लिखा है। यस, टोटल डेप्रिसिएशन 46,080। और ये डेप्रिसिएशन किस चीज का है भैया? डेप्रिसिएशन है आपका मशीन का, और मशीन फैक्ट्री में लगता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। और एक और चीज सुपरविजन का खर्चा कितना बोला है?
31 फॉर एवरी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब वही 22,500 मेरे रॉ मटेरियल के यूनिट्स कंज्यूम थे इंटू 31, तो 22,500, ठीक है यहाँ पर है 22,500 इंटू 31, तो ये 6,97,500 आएगा। एंड अब ये भी ऐड कर दो तो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आता है, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम 110,250 प्लस 289,22401 डायरेक्ट लेबर प्लस 112,500 डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस 46,080 डेप्रिसिएशन प्लस 6,97,500, 2,98,88,731, ये मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब अगर मैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग WIP को एडजस्ट कर दूं तो मेरा आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी कहने से मेरे पास 22,500 यूनिट्स के लिए ही लगे हैं, तो मेरा पर यूनिट का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया, क्या करने का पता है, ये 2,98,88,731 आपको आया ना, और ये 22,500 यूनिट्स आया ना, इसको डिवाइड कर दो, तो 2,98,88,731 2,98,88,731 डिवाइडेड बाई 22,500, दैट इज 1328.388044, मतलब कहने से 1328.388 मैं ले लूंगा। यस, और याद आ रहा है मैंने आपको क्या बोला था कि अनलेस एंड अनटिल कोई और प्रिंसिपल ना दिया है, आप WIP को WIP को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएट करते हैं एंड फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वैल्यूएट करते हैं। ये आपका प्रिंसिपल चलता है। भैया रॉ मटेरियल को हमने फिर परचेस प्राइस पे क्यों नहीं, क्योंकि उसमें सेपरेट पॉलिसी लिखी गई थी ना कि हम लोग वेटेड एवरेज पे लेते हैं, बट ऐसा कोई भी पॉलिसी में WIP और FG के लिए नहीं लेता हूं। यहां पर देखो उसने क्या, मैंने क्या लिखा है, ये देखो वेटेड एवरेज मेथड इज बीन यूज फॉर द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बीइंग कंज्यूम, मतलब सिर्फ रॉ कहने से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए मैं वैम फॉलो करता हूं, बाकी के लिए तो आई हैव टू स्टिक टू माय प्रिंसिपल ओनली, और मैं उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और COP के हिसाब से वैल्यू करूंगा। तो मेरा WIP कितना है, मेरे को बोला गया है कि मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 33,500 यूनिट्स, तो 33,500 मल्टीप्लाइड बाई 1328.388 आप करोगे तो ये आपका ओपनिंग WIP 4,45 लाख, और क्लोजिंग WIP मेरा कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, तो ये 10,000 यूनिट्स का भी आप सेम कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1,32,83,880 आ जाता है। तो देखो वापस से मैं यहाँ पर ये चीज एडजस्ट कर देता हूँ, मतलब 298,88,731 प्लस 4,45,998 माइनस 1,32,83,880, तो मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया, 6,11,05,849 आ रहा है, मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। और यूनिट्स का बैलेंसिंग कितना है, देखो 22,500 मेरे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के यूनिट्स है, फिर इसमें 33,500 ओपनिंग है और 10,000 क्लोजिंग है, मतलब एक मिनट 22,500 प्लस 33,500 माइनस 10,000, हाँ मतलब कहने से 46,000 यूनिट्स, और इसको डिवाइड करके देखो आपको अभी भी यही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि भैया इसमें तो सिर्फ स्टॉक का एडजस्टमेंट है ना, यहाँ पर कोई कॉस्ट थोड़ी ना ऐड हुआ है कि मेरा CPU बढ़ेगा। ओ तो 6,11,05,848 डिवाइडेड बाई 46,000 आप करोगे तो 1328.38 आपका मैच हो गया, समझ में आया। तो ये आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। तो चलो टिक कर देते हैं इसका भी आंसर। आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया, 6,11,05,848, तो ये रहा 6,11,05,848, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट MCQ ऑफ आवर केस स्टडी। सीधा सीधा क्या पूछ लिया है प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मतलब समझो अब तक हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचे थे, तो सीधी बात है ना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करता हूँ, वो स्क्रैप जनरेटेड माइनस करता हूँ, स्क्रैप जनरेटेड वाइल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहाँ पर अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट कर देता हूँ तो कहने से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और उसमें मैं मेरे जनरल एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, बराबर। ये मेरा फॉर्मेट है, और इसको अगर मैं सेल्स के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर फिर मैं फॉर्मूला में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 कर दूं तो मेरे पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा ना। देखो मेरे को आंसर परसेंटेज में देना है, तो ये 9.85% ऐसे करके आएगा। चलो निकाल ही लेते हैं इसको। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है पिछले MCQ से, 6,11,05,848। तो
मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, देखो 46,000 यूनिट्स थे, 1328.388 सीपीयू था अब तक एंड 61105,848। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कोई भी एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है मेरे पास? नहीं, क्योंकि वो जो सुपरविजन एक्सपेंस था वो एडमिन फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं था, एडमिन एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं था कि इसको मैं यहाँ पर डालूं, वो फैक्ट्री सुपरविजन था इसलिए हमने उसको एफओएच में डाल दिया। तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं, कोई स्क्रैप जनरेट हुआ नहीं है, हमको केस स्टडी ने क्लियरली बोले। मतलब कहना है से मेरा जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा इस केस में। यस, तो अब ध्यान से सुनना, मैं इसको और सीओपी को सेम मान रहा हूँ। तो सीओपी भी 46,000 यूनिट्स इंटू 1328.388 कितना होगा? 6,11,05,848। भैया आधा हिंदी में बोलते हो आधा इंग्लिश में बोलते हो नंबर। हाँ भाई, मेरे को सारे नंबर हिंदी में बोलने नहीं आते, मैं थोड़ा इंग्लिश वाला बंदा हूँ यार। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। देखो मैं भी थक गया थोड़ा। आजा चलो, अब देखो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करेंगे। तो अब ना सुनना बात भाई, ध्यान से भैया, ध्यान से सुनना बात। मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग WIP दिया था मेरे को, बट क्या मेरे पास फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग स्टॉक दिया है? द आंसर इज नो। केस स्टडी क्लियरली बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 यूनिट्स है फिनिश गुड्स के एज योर क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बराबर, तो 20,000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये भी मेरे को सीओपी पे वैल्यूएट करने पड़ेंगे। ओ, तो मेरा सीओपी और नेट फैक्ट्री कॉस्ट का भी सीपीयू सेम है, तो ये 10,000 भी किस पर वैल्यूएट होंगे? 1328.388, क्योंकि बीच में तो कोई कॉस्ट का गैप ही नहीं है। ये देखो, तो 10,000 इंटू 1328.388, सिंपल कैलकुलेशन 1,32,83,880। तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? देखो 6,11,05,848 माइनस 1,32,83,880 बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो 4,78,21,968। और देखो 46,000 यूनिट्स में से 10,000 यूनिट्स गए तो आपके 36,000 यूनिट्स बचते हैं। तो डिवाइडेड बाई 36,000 यूनिट्स, अभी भी आपका आंसर 1,328.388 मैच करता है। क्लियर? चलो बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को कुछ जनरल ओवरहेड्स दिए हुए, तो अब ये तो फटाफट ऐड कर दो यार। 7.5 लाख सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉइज जनरल ओवरहेड्स है, ऐड कर देने का। डेप्रिसिएशन ऑन एडमिन व्हीकल्स 10,000 जनरल है, ऐड कर देने का। जनरल मैनेजर सैलरी 1 लाख रुपीज जनरल एडमिन ओवरहेड है, ऐड कर देने का। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट्स तो अभी भी सेम टू सेम लगेंगे, तो यहाँ पर सीपीयू निकाल लेना अपने आप से। इसको ये मेरे को टोटल दिया हुआ है, यूनिट्स तो यही होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई स्टॉक एडजस्टमेंट अब नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 7,50,36 कर करके निकाल लेना। तो अब आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? इसमें आप ये तीन वैल्यूज मिलाओगे ना, देन इट विल बी 4,86,81,968। ये 36 पर ही चल रहा है। और अब देखो, क्योंकि कॉस्ट ऐड हुआ है ना, तो आपका सीपीयू यहाँ पर बढ़ गया है 1,352.2769। तो ध्यान से सुनना, अब ना एक बिहेवियरल चीज बताता हूँ आपको। यूनिट्स पता है कब चेंज होगा? जब आपका कोई भी तरीके का स्टॉक एडजस्टमेंट होगा। रॉ मटेरियल खरीदा, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, FG, ये सारे स्टॉक एडजस्टमेंट्स होंगे तब यूनिट्स चेंज होंगे। और सीपीयू कब चेंज होगा? जब एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आप ऐड करोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, सीपीयू, यूनिट्स, अमाउंट इस फॉर्मेट में, तो ये बिहेवियरल चेंजेस काफी बार मेरे भी ध्यान में नहीं रहते थे भाई, जब मैं इंटर में था, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान में रखना ये चीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा ये आ जाता है। अब मैंने क्या बोला है, ये देखो, ईच यूनिट वॉज सोल्ड एट द रेट ₹1,500। मतलब ये 36,000 यूनिट्स मैंने कितने में बेचे पर यूनिट? 1,500 पर यूनिट पर बेचे मैंने। तो मेरी सेल्स कितनी हो गई? 5,40,00,000। कैसे आया? 1,500 पर यूनिट इंटू 36,000। तो अब देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये कर दिया मैंने आपके सामने, ये कर दिया, और अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो प्रॉफिट कितना आया? सिंपल रे, मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दूंगा। और पूरा मत करना, पर यूनिट ही करना, परसेंटेज आपको वैसे भी निकल जाएगा। तो देखो 1,500 मेरा एक यूनिट का सेलिंग प्राइस माइनस 1,352.2769 मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। तो कहने से 147.7231, मतलब 147.723 मेरा पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं फिर ऐसा कर दूं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, दैट इज 147.723 डिवाइडेड बाय 1,500। ये देखो, ये प्रॉफिट इधर लिया, ये सेल्स इधर लिया, इंटू 100 करो। 147.723 डिवाइडेड बाय 1,500,
9.8482, मतलब मैं 9.85% बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मेरे को MCQ में उस हिसाब से करना है। तो माई आंसर इज ऑप्शन सी, 9.85%। आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है शुरू करने वाले हैं हमारे इंडिपेंडेंट MCQs। आ जाओ, एक फुल फ्लेजेड सवाल है ये भी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव सवाल करेंगे, एंड देन वी विल एंड अवर सेशन। आ जाओ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भैया जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू द बिजनेस। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज ना मैंने एक बार ट्राई की थी। जब भी पता है क्या है, हम ना काफ़ी बार क्या होते हैं, फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो मैंने एक बार टेक्निक क्या लगाया था, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा तो याद आया, जेठालाल का ना एक मीम है, और एक एपिसोड हुआ था जिसमें सोसाइटी में टैंकर मंगाया था, और चंपक चाचा है ना वो पूरे टैंकर के पानी से भीग गए थे। तो उसके बाद जेठालाल ने चंपक चाचा जी से बोला था कि ऐसे, अरे बंद कर। तो वो ऐसा बंद कर वाला फोटो ना मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा दिया था। तो जब भी मैं फ़ोन खोलता था सीधा वो दिखता था, अरे बंद कर। तो मैं फ़ोन बंद करके फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता था। भैया अजीब मोटिवेशन देते हो आप भी। चलो ऐसा ही है भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये सब टिकड़म लगाने पड़ते हैं भाई, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने के लिए, और क्या कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सच बात बताऊं, मम्मी पापा से मिलने वाला मोटिवेशन बेस्ट है। मैंने आज भी याद है, मैं आज भी मेरा फ़ोन आप खोल के देखोगे, आपके मेरे मम्मी पापा का वॉलपेपर आपको मेरे फ़ोन पे मिलेगा। बेस्ट मोटिवेशन। चलो तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड has recently entered into the business of manufacturing electronic products। भाई पहले सिर्फ बेचता था, अब बनाता भी है। Yes, it manufactures 3 products which have a common production process till a point further which separate stages are required for each product। मतलब तीनों पॉइंट, मतलब मैंने आपको बोला था ना, आपको यहाँ पर कंसेप्ट याद आना चाहिए ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से तीनों प्रोडक्ट्स का स्टेज अलग है। मतलब मैं बोलता हूं कि समझो 3 प्रोडक्ट्स है, 4 स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों प्रोडक्ट के लिए सेम है, और स्टेप 4 है ना हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। मतलब स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट आता है। समझ रहे हो? ये चीज है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैव बीन गिवन बाय मिस्टर नटवरलाल प्रभाशंकर उदाईवाला। ये कौन है? अरे हमारे नटू काका, जिनकी जेठा सेठ ने बरसों से पगार नहीं बढ़ाई है। तो मैनेजर साहब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ये हमें क्या दे रहे, डेटा दे रहे। तो देखो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, और प्रोडक्ट सी ना यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट है। तो इसको हाईलाइट कर दो, इसका क्या ट्रीटमेंट है मुझे आपको बताना है। तो देखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट ए के 1500, प्रोडक्ट बी के 3000, प्रोडक्ट सी के 4.5। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर है ना ये लिखा नहीं है मैंने, मतलब कहने से मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकता हूं। तो अगर मैंने इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा तो मेरे पास 100 रुपए आएंगे। प्रोडक्ट बी को अगर मैंने प्राइस लिखा नहीं है तो पता है इसका मतलब क्या है कि मैं प्रोडक्ट बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच ही नहीं सकता। उसकी ऐसी हालत ही नहीं है, प्रोडक्ट बी की ऐसी हालत ही नहीं होगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कि मैं उसको बेच सकूं। तो मेरे को उसको पूरा करना ही पड़ेगा। एंड द सेम गोस फॉर बाय प्रोडक्ट ऑल्सो। बाय प्रोडक्ट को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही वो बेचना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर कंप्लीट प्रोडक्शन कितना है? 150। अब ये पूरा का पूरा चारों स्टेप लगाने के बाद वाला सेलिंग प्राइस है इसका 150, 175, 50। और बोलते कि कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन कितना है, मतलब अभी मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे खड़ा हूं और स्प्लिट ऑफ पॉइंट से प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वो एक्स्ट्रा स्टेप का प्रोडक्ट ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। समझा? तो इस तरीके से डेटा है। और टोटल खर्चे कितने? 5,25,000। अब ध्यान से सुनना। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट शैल बी प्रोसेस्ड फर्दर एंड मतलब देखो बोला है हर प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करना ही है, एंड द कंपनी अकाउंट्स फॉर बाय प्रोडक्ट एज अ रिडक्शन ऑफ इट्स एनआरवी फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। अब मैं आपको सच बात बताऊं, इसमें ना कॉस्टिंग का कम AS2 का कंसेप्ट ज्यादा है। मैं आपको सच बात बताऊं,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक चीज बोलता है जो आपकी कॉस्टिंग के मॉड्यूल में भी लिखी है, AS2 नहीं, उसका ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट आपके कॉस्टिंग के मॉड्यूल में इस सब में है। पता है क्या बोलते हैं कि जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे ना, उसमें से आपका जो बाई प्रोडक्ट है उसकी NRV माइनस करो और उसके बाद जो आपका बैलेंस कॉस्ट आएगा ना, वो बैलेंस कॉस्ट आपके दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स में अलोकेट होगा, प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B। तो हमें भी ऐसा करना है, टोटल खर्चे में से बाय प्रोडक्ट C में से माइनस करना है और फिर जो आएगा ना बैलेंस कॉस्ट, वो प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B में अलोकेट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन NRVs। अब इसका मतलब क्या हुआ, किस रेशियो में बांटना है, प्रोडक्ट A की NRV निकालने की, प्रोडक्ट B की NRV निकालने की, और इस रेशियो में ये बैलेंस कॉस्ट को हमें बांटना पड़ेगा। समझ गए? तो ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस रेशियो का आपको ध्यान रखना है। द जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन इज बेस्ड, ठीक है, ये हो गया। अब द प्रपोर्शनेट जॉइंट कॉस्ट टू बी अलोकेटेड टू प्रोडक्ट A शैल बी, बोलता है प्रोडक्ट A में आप कितना जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करोगे। तो आ जाओ निकाल लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, टोटल कॉस्ट ले लो। टोटल कॉस्ट मेरे पास 5,25,000 है। ठीक है, अब कहना ही से कि देखो इसकी NRV टोटल कॉस्ट से माइनस करने के लिए और इसकी NRV रेशियो निकालने के लिए, बट मुझे तीनों की कहीं ना कहीं कहने से कैलकुलेशन में तीनों ही प्रोडक्ट्स की NRV लग रही है। तो मुझे तीनों ही प्रोडक्ट्स की पहले NRV निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपना आगे का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आ जाओ, तो मेरी तीनों प्रोडक्ट्स की NRV कैसे निकालनी है, आ जाओ बॉस, निकाल दूंगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट A की NRV निकालते हैं। प्रोडक्ट A अगर मैं पूरा प्रोडक्शन करने के बाद बेचूं तो कितना होगा, 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 150 सेलिंग प्राइस आफ्टर कंप्लीट प्रोडक्शन। तो 1500 इंटू 150 दैट इज 2,25,000 माइनस कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। तो फर्दर प्रोडक्शन कितना, 1.5 लाख। तो ये माइनस होके मेरा प्रोडक्ट A का NRV आ गया 75,000। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट B की NRV निकाल लेते, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 175। अच्छा, प्रोडक्ट A में ना गलती से इसको मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर है। फिनिश गुड बेचने का माइनस कॉस्ट ऑफ फर्दर सेल्स और प्रोडक्शन, वो NRV होता है। तो ये मत ले लेना भाई, ये होगा। ठीक है, तो इसका 3000 इंटू 175 दैट इज 5,25,000 माइनस मेरा कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन 1.5 लाख दैट इज 375। तो प्रोडक्ट B अगर आगे प्रोसेस हुआ तो उसकी NRV 375 निकलती है। एंड बाय प्रोडक्ट को भी अगर मैं आगे प्रोसेस करूँ तो उसकी NRV कितनी, 4500 इंटू 50 दैट इज 2,25,000 यहाँ पर निकल गया, माइनस मेरी 1.5 लाख की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दैट इज 75,000। तो ये 75,000 हो गया। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये डेटा आ गया, टोटल कॉस्ट मेरे पास ऑलरेडी है और ये मेरे पास रेशियो भी है। तो अब मैं कैलकुलेशन की ओर बढ़ता हूँ। मेरे टोटल कॉस्ट कितने हैं, 525। सबसे पहले अलोकेट करने से पहले मुझे मेरे बाय प्रोडक्ट की NRV को माइनस करना पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट की मैंने NRV कितनी निकाली, 75,000। तो जॉइंट कॉस्ट 5,25,000 माइनस 75,000 आप करोगे दैट इज 4,50,000। और अब मैं 4,50,000 को किस रेशियो में बांटूं, प्रोडक्ट A की NRV और B की NRV के रेशियो में। तो प्रोडक्ट A की NRV मेरे पास कितनी है, 75,000। तो समझो मेरा जो बैलेंस कॉस्ट है यहाँ पर वो मेरा आता है 450। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ ब्लू से। तो बैलेंस कॉस्ट आया 4.5 लाख। प्रोडक्ट A की NRV कितनी आई है, 75,000। ध्यान से देखो, हाँ 75,000। तो सॉरी, यहाँ पर तो मैं अलोकेबल कॉस्ट ले रहा हूँ। प्रोडक्ट A की NRV 75,000 यहाँ पर आई है, मतलब 0.75L प्लस प्रोडक्ट B की NRV यहाँ पर 3.75L। अब इसको आप टोटल करोगे ना तो देखो कितना आता है, ये भी 4,50,000 आता है। प्लस हटा दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे हिसाब से। तो अब देखो प्रोडक्ट A को कितना कॉस्ट अलोकेट होगा, कहना ही से 4,50,000 ये मेरा बैलेंस कॉस्ट है जो मुझे दोनों में अलोकेट करना है। तो ये इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट A की NRV 75,000 डिवाइडेड बाय
इन दोनों का टोटल रेशियो ऐसे ही अलोकेट होता है, तो इन दोनों का टोटल भी 4,50,000 आया। ऐसा गेम खेलने का, ये कट, आंसर 75,000। तो 75,000 शैल बी द अलोकेबल जॉइंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट ए ऑन द एनआरवी बेसिस। तो देखो वही है, सेम टू सेम है। तो ए प्रोडक्ट ए को 75 जाएगा, प्रोडक्ट बी को 375 जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर एनआरवी। क्लियर? तो ये आपका जॉइंट कॉस्ट का क्वेश्चन हो गया। नाउ coming on to the last question of our costing practice question series, that is based on the concept of cost accounting systems. अब इसमें पता है क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ आधे अधूरे लेजर्स दिए हैं, कुछ एंट्रीज दी हुई है और आपको अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। एंड दिस इज योर प्योर मॉड्यूल क्वेश्चन, इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ये आपके आईसीआई मॉड्यूल का सवाल है, ये जॉइंट कॉस्ट का भी आपका आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और केस स्टडी तो मैं आपको 110% बोल सकता हूँ, पूरा का पूरा सेल्फ जनरेटेड है, पूरा का पूरा मैंने खुद ने जनरेट किया है, ये कहीं से भी इंस्टीट्यूट के किसी मटेरियल से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ बॉस, आखिरी सवाल भी करवा दूंगा। A fire destroyed some accounting records of a company। अरे भाई सवाल की शुरुआत ही जितनी नेगेटिव, कंपनी में ही आग लग गई। You have been able to collect some data from the spoiled papers and discussion with the accounts team। मतलब पता है क्या हुआ है, ऐसा ना ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और ऐसा पेपर लिया, जो मतलब जो कागज रखे थे ना वो जल गए, ऐसा पेपर लिया, ऐसा देख रहे हम, ये वैल्यू कितना है, ऐसा दिख रहा था ये लेजर, अरे मटेरियल कंट्रोल लेजर, ऐसा वैल्यू उसका 32,000 दिख रहा है, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल का ओपनिंग बैलेंस 32, और दूसरा ऐसे डिस्कस किया अकाउंट्स टीम के साथ, हाँ भाई इसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है, आधे पे तो उसने बोला मेरे को नहीं पता है, बाकी के आधे पे उसने डेटा दिए। तो भाई ये सब बाती करने के बाद आपको डेटा दिया गया है। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में अपने पास देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है 32,000 का, WIP में ना ओपनिंग बैलेंस दिया है और वर्किंग प्रोसेस से फाइनली फिनिश गुड्स में बन के कितना जा रहा है 1,51,000 वो दिया है। पेबल्स में ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में ना हमने एक्चुअली कितने ओवरहेड्स इंकर किए हैं वो दिए हुए हैं, मतलब कहना है यहाँ पर कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे वो हमें पता करने पड़ेंगे, उसके बाद वो ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन का हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये ढूंढना बाकी है। और एफजी कंट्रोल में ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं पता है, ये एंट्रीज पढ़ते पढ़ते मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट पहले मैं जो भी डेटा है उसको सोल्यूशन में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल लेजर में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो ये डेटा मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। WIP में ओपनिंग और FG कंट्रोल में, तो ओपनिंग WIP ये रहा, FG कंट्रोल मैंने लिख दिया सोल्यूशन में। क्रेडिटर्स में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया और मेरा क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में मैंने कितना एक्चुअली स्पेंड किया वो यहाँ पर है। ठीक है, और फिनिश गुड्स में ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है। अब मैं 1 बाय 1 एंट्रीज करता हूँ, आ जाओ। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना लेजर्स बना लेने के और थोड़ा थोड़ा लिखते जाने का। अब एक एक एंट्री करते करते मैं आपको आपके अकाउंट्स कंप्लीट करवा दूंगा, आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। द बैंक बुक शोड दैट 89,200 rupees have been paid to creditors for raw material। मतलब कैन आई से कि ये मेरा क्रेडिटर्स का लेजर हिट होगा। यहाँ पर क्रेडिटर्स के लेजर में हम लोगों को एंट्री एक मिसिंग है, उसको करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, 89,200 हमने पे किया क्रेडिटर्स को, ठीक है। समझो रॉ मटेरियल हमने पहले से खरीद के रखा था, ये हमने क्रेडिटर्स की एंट्री, हमने क्रेडिटर्स को पे किया, तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में आ जाए और रॉ मटेरियल में हमने जितना पे किया, कितना 89,200, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट RM पेड। बढ़िया, ये एक हो गया। अब ध्यान से सुनना, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मतलब कहना ही से मेरा WIP कंट्रोल का क्लोजिंग बैलेंस, तो कहना से ये इस चीज की बात कर रहे WIP कंट्रोल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की। यस,
इंक्लूडेड मटीरियल्स ऑफ 5000। मतलब देखो अब ना एक चीज बताता हूं, वर्क इन प्रोसेस में ना 3 चीजें होती है। एक तो आपका मटेरियल प्लस आपका कन्वर्जन कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे क्वेश्चन में 2 चीज है, एक लेबर, आपका डायरेक्ट लेबर प्लस आपका ओवरहेड्स। ठीक है, एक ही याद है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक ही चीज थी, तो ये 2 चीज। तो उसमें से मटेरियल बोलते हैं 5000 का है, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग WIP में मटेरियल का एलिमेंट 5000 लिख लिया। ठीक है, ऑन विच 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स। 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो मेरे पास क्वांटिटी है 300, मेरे पास क्वांटिटी है बट मेरे पास अमाउंट नहीं है, उसके लिए मेरे को अगला एंट्री पढ़ना पड़ेगा। द जॉब कार्ड शोड दैट वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7000 आवर्स, द वेज रेट इज 10 रुपीज पर लेबर आवर। तो देखो मेरे पास ये आ गया, तो अब पता है इससे मेरे को 2 चीजें मिलेगी। एक तो मेरा डायरेक्ट लेबर कितना यूटिलाइजेशन हुआ है वो यहाँ पर WIP में, और मेरी जो क्लोजिंग WIP थी उसमें कितने लेबर आवर्स इंक्लूडेड थे। तो उसमें तो कैनाई से मेरे पास ये 5000 इंक्लूडेड था एंड 300 लेबर आवर्स मेरे क्लोजिंग WIP वाले थे, मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि पर लेबर आवर तो 10 ही लगा था, तो 300 इंटू 10 इज 3000। इसी के अलावा मेरे पास टोटल लेबर आवर्स लगे कितने, 7000 आवर्स इंटू 10 रुपीज पर लेबर आवर। तो ये मेरे इस साइड भी तो रिफ्लेक्ट करेंगे। ये देखो 7000 इंटू 10 वेजेस कंट्रोल अकाउंट 70,000 आ गया। और क्या हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, कोई वेजेस कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो इसका कोई इफेक्ट और नहीं आएगा। इसी तरीके से ध्यान से सुनना, ओवरहेड्स का भी एडजस्टमेंट है। ओवरहेड रिकवरी रेट वाज 4 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब कैन आई से वंस अगेन, क्लोजिंग में तो मेरे 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो 300 इंटू 4 मेरे डायरेक्ट लेबर आवर्स में क्लोज WIP में डायरेक्ट WIP में प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम पे रहेंगे, तो 300 इंटू 4 1200। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बारी आ चुकी है अकाउंट्स को क्लोज आउट करने की। तो अब अकाउंट्स को क्लोज आउट कैसे किया जाए? तो सबसे पहले एक चीज समझो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। हाँ, मैं यहाँ पर एक इफेक्ट और डालना भूल गया। एक्चुअली तो कितने 7000 घंटे लिए थे और उस पर 4 रुपए प्रति डायरेक्ट लेबर आवर मेरे ओवरहेड्स लगे थे, तो 7000 इंटू 4 28,000 बराबर। अब सबसे पहले मेरा यही अकाउंट क्लोज होगा। क्यों? WIP से कितने फिनिश गुड्स में जा रहे हैं मुझे मिल गया है, क्लोजिंग मुझे मिल गया है, ओपनिंग मुझे मिल गया है, और कितने लगे वो भी मिल गए। मतलब कैनाई से और कितने लगे उसमें से मेरे पास ओवरहेड्स और वेजेस का पार्ट है, बट मटेरियल कितना लगा वो तो मुझे दिया ही नहीं है। और पूरे अकाउंट में बस यही एक फिगर है जो मिसिंग है, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 53,000 ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा इस अकाउंट में। नहीं समझे? वापस से देखो, किसी भी एक स्टॉक अकाउंट में क्या 4 चीजें होती है। ओपनिंग स्टॉक, कितना प्रोड्यूस हुआ वो, वर्सेस कितना क्लोजिंग में बचा है, कितना अगले अकाउंट में गया। WIP में ओपनिंग था, WIP में क्लोजिंग हमने निकाल लिया, ये 3 कंपोनेंट करके। WIP से कितना FG में गया वो निकाल लिया, मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या, कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब प्रोडक्शन में भी WIP में मैंने क्या बोला, 3 चीजें होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हमारे पास मटेरियल और लेबर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो हमने ढूंढ निकाला, सॉरी लेबर और ओवरहेड्स कितना प्रोडक्शन है वो हमने ढूंढ निकाला, तो बैलेंसिंग फिगर वही हुआ ना कि कितना मटेरियल बाकी है प्रोड्यूस होना, दैट इज 53,000। और ये मटेरियल WIP में जो इश्यू हुआ वो भी मेरे को यहाँ पे मटेरियल में भी तो दिखाना पड़ेगा, तो ये इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पर बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 53,000। आई होप दिस ऑल इज क्लियर। अब ध्यान से सुनना, एक और चीज बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, अब क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या, तो देखो ये अकाउंट सॉर्टेड हो गया। अब क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या चीजें होती है याद करो। अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कितनी क्रेडिट परचेज की, कितनी क्रेडिट परचेज की, कितने क्रेडिटर को पेमेंट किए। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था, हमने कितना पेमेंट किया वो है, मतलब कहने से बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, हमने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा था हमारे क्रेडिटर से। तो ये बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मेरा बैलेंसिंग फिगर 92,000 है, और वो 92,000 का फिगर मुझे यहाँ पर भी तो हिट करना पड़ेगा। तो ये 92,000 का फिगर मेरा गया यहाँ पर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब रॉ मटेरियल, तो इसी के हिसाब से मेरा देखो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी टैली हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी यहाँ पर हो गया मेरा काम खत्म। अब ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और FG की बात आ रही है। अब ध्यान से सुनना, एक और चीज यहाँ पर मिसिंग है। WIP में इन्होंने देखो स्मार्ट वर्क क्या किया है,
WIP में बाय FG कंट्रोल अकाउंट लिखा है, बट FG कंट्रोल में WIP का कहीं पे इफेक्ट ही नहीं डाला है। अगर यहाँ पर बाय FG कंट्रोल लिख रहे हो तो यहाँ पर भी तो बाय यहाँ पर भी 2WIP आना चाहिए ना। ओ, तो ये एक चीज़ है जो मिस हो सकती है, तो याद रखना। तो मैं जाता हूँ FG कंट्रोल अकाउंट में और ये WIP कंट्रोल अकाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, कितना WIP से आया था वो लिखा है, और कहना ही से कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे अगले स्टॉक का अकाउंट है, तो उसमें मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 145। तो कहना ही से मेरा फिनिश गुड्स अकाउंट भी, कंट्रोल अकाउंट भी टैली। ओह, और अब ना मेरा एक आखिरी अकाउंट बचता है, दैट इज माय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा, ये यूनिट्स मत लिखना, मैंने क्या बोला, एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे कितने इंकर हुए 29,600, और पर ओवरहेड रेट कितना था 4 रुपीज। मतलब कहने से मैंने एक्चुअली 7400 लेबर आवर्स काम किया है। हाँ, बट अब ध्यान से सुनो, मेरे WIP कंट्रोल अकाउंट में कितना जाएगा, कहने से वो तो सिर्फ और सिर्फ 7000 आवर्स मेरी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही मैं मेरे स्टॉक में कैपिटलाइज कर सकता हूँ। तो 7000 आवर्स इंटू 4 अगर मैं करूँ तो कितना 28,000 आता है। तो बैलेंसिंग ये मेरा अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज 1600 का प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जहां, समझो इस चीज को, जहां 7400 आवर्स के लिए मैंने पैसा पे किया है, मेरे को सामने बना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 7000 आवर्स का, तो 400 घंटे कम का बना है ना। तो 400 घंटे मेरा अंडर अब्जॉर्प्शन है, तो ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में। दिस इज अ लॉस, ये मेरे को PNL में डालना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट भी हो जाता है टैली। एंड दिस कंप्लीट्स आवर अकाउंट्स, दिस कंप्लीट्स आवर बिग सेशन। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा ये सेशन। ऐसे ही और सेशंस आते रहेंगे, आप बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा, बट आप घर पे पढ़ोगे नहीं तो वो आपका रिकॉल नहीं होगा। तो पढ़ते रहना घर पे, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस, एंड आई एम डैम श्योर आपका सितंबर 2024 या उसके बाद का आपका जो भी अटेम्प्ट है उसमें आप क्लियर कर जाओगे। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।